एक विशालकाय ब्लू व्हेल जिसका दिल किसी छोटी कार जितना बड़ा होता है, जो पूरे महासागर पर राज करती है। या फिर वो जो विशाल रेडवुड पेड़ होते हैं ना, जो आसमान को छूते हुए नजर आते हैं। देखने में ये सब कितने अलग और मतलब कितने विशाल लगते हैं। लेकिन एक पल के लिए अगर इस विचार पर गौर किया जाए कि इन सभी ने, और हाँ, यहाँ तक कि हम इंसानों ने भी अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ एक नंगी आंखों से न दिखने वाली सूक्ष्म कोशिका से की है, सिंगल सेल। ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। मूनलिट हेवन स्टडी हब के नोट्स पर आधारित हमारी आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। इस बार हम इसी अदृश्य जादू को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन की एक बेहद सटीक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक अकेली कोशिका अरबों खरबों कोशिकाओं वाले शरीर में कैसे बदल जाती है, और वो भी इतनी अचूक सटीकता के साथ। हाँ, ये सटीकता ही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा अजूबा है। देखिए, कोशिका विभाजन को ना अक्सर हम बहुत ही सरल मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी रबर बॉल को बीच से काट दिया हो और बस वो दो हिस्सों में बट गई हो। हाँ बिल्कुल, हम स्कूलों में ऐसी डायग्राम्स देखते थे। सही कहा। लेकिन मूनलिट हेवन के जो नोट्स हैं, वो गहराई में जाकर स्पष्ट करते हैं कि ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। मतलब विभाजन तो दरअसल एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया का केवल अंतिम परिणाम है। ये डीएनए प्रतिकृति, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और कोशिका वृद्धि का एक अत्यधिक समन्वित नृत्य है, कोऑर्डिनेटेड डांस। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कदम गलत हो जाए, डीएनए का एक भी धागा गलत जुड़ जाए, तो बनने वाली नई कोशिकाओं का जीनोम काम ही नहीं करेगा। बाप रे, मतलब जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कोशिका चक्र केवल बंटने की क्रिया नहीं है, ये उस लंबी और बहुत ही व्यवस्थित तैयारी का नाम है जो असल विभाजन से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। मैं तो कहूंगा कि बंटना तो बस फिनाले है। ये तैयारी वाला पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मूनलिट हेवन के नोट्स में एक आंकड़ा था जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर हम एक सामान्य मानव कोशिका का उदाहरण लें, तो उसे पूरी तरह से विभाजित होने में औसतन 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन जो असल बंटवारे का समय है, जिसे एम फेज या माइटोसिस कहते हैं, वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 1 घंटा करते हैं और अपनी पंक्तियां याद करते हैं। और हाँ, ये समय सीमा हर जीव में अलग अलग भी होती है। जैसे मैंने पढ़ा कि यीस्ट कोशिका अपना ये पूरा चक्र सिर्फ 90 मिनट में ही पूरा कर लेती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने, नाटक वाली। वो जो 95% समय है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, जीव विज्ञान के शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों को लगता था कि ये रेस्टिंग फेज है। अच्छा। विश्राम का समय। हाँ। क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिका बिल्कुल शांत दिखती थी, कुछ हलचल नहीं होती थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये कोशिका के जीवन का सबसे सक्रिय, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला समय है। इस इंटरफेस को समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: G1, S और G2। G1 मतलब गैप 1, राइट? बिल्कुल। G1 फेज वो समय है जब कोशिका विभाजन के बाद नई नई बनी होती है। यहाँ वो लगातार बढ़ रही होती है, चयापचय रूप से, मतलब मेटाबॉलिकली बहुत सक्रिय होती है। ये वो समय है जब कोशिका अपना बुनियादी ढांचा बना रही है, संसाधन जुटा रही है, लेकिन वो अभी अपने डीएनए की नकल नहीं बनाती। असली खेल तो शुरू होता है एस फेज में। एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। और मुझे लगता है कि यहीं पे लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसका मतलब है कि कोशिका अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाती है। नोट्स के अनुसार इस चरण में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अगर शुरुआत में डीएनए की मात्रा 2C थी, तो वो बढ़कर 4C हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, और आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं, कि डीएनए की मात्रा दोगुनी होने के बावजूद गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती, वो 2n ही रहती है। एकदम सही। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। देखिए, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो रही है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या वही है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसे समझने के लिए मैंने एक तस्वीर दिमाग में बनाई थी। मान लीजिए कि एक विशाल मैनुअल या किताब है जिसमें जीवन को चलाने के सारे निर्देश लिखे हैं। वो किताब एक क्रोमोसोम है। अब एस फेज में
कोई उस किताब के हर एक पन्ने की फोटोकॉपी करता है और उस फोटोकॉपी को उसी असली पन्ने के साथ एक पेपर क्लिप से जोड़ देता है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? अब पन्नों की संख्या या कहें तो स्याही और कागज की मात्रा दोगुनी हो गई है, यानी 4C। लेकिन अगर कोई दूर से देखे तो किताब अभी भी एक ही है, यानी 2N। बस अब वो किताब पहले से ज्यादा मोटी हो गई है। जब विभाजन का समय आएगा तो वो पेपर क्लिप खोल दिए जाएंगे और दोनों नई कोशिकाओं को एक एक पूरी किताब मिल जाएगी। ये तो सच में इसे विजुलाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। किताब एक ही है, बस उसके हर पन्ने की एक जुड़वा प्रति उसके साथ जुड़ गई है, ताकि भविष्य में जो बंटवारा हो वो एकदम बराबर हो सके। जब ये एस फेज पूरा हो जाता है तो कोशिका G2 फेज में प्रवेश करती है। ये एक अंतिम चेक पॉइंट की तरह है, जैसे फ्लाइट उड़ने से पहले की फाइनल चेकिंग। बिल्कुल वैसा ही। यहाँ कोशिका विभाजन के लिए जरूरी विशेष प्रोटीन बनाती है, अपनी वृद्धि जारी रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि डीएनए की जो फोटोकॉपी अभी अभी हुई है उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। लेकिन अगर हम इसे एक थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शरीर की हर कोशिका हमेशा इस 24 घंटे के चक्र में नहीं घूमती रहती ना? नहीं, मतलब अगर हर कोशिका लगातार विभाजित होती रहे तो शरीर का आकार तो अनियंत्रित हो जाएगा। यहाँ मूनलिट हेवन के नोट्स एक बहुत ही शानदार अवधारणा पेश करते हैं, क्विसेंट स्टेज या G0 फेज। ये क्या है? क्या कोशिकाएं कभी-कभी इस पूरी प्रक्रिया से ब्रेक भी लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं। हमारे शरीर में एक बहुत ही सख्त नियंत्रण प्रणाली काम करती है। वयस्क जानवरों में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजित होना पूरी तरह बंद कर देती हैं। हृदय की कोशिकाओं का यानी हार्ट सेल्स का उदाहरण लें तो वो एक बार पूरी तरह विकसित होने के बाद दोबारा विभाजित नहीं होती। अच्छा, वो कभी डिवाइड नहीं होती? नहीं। और इसी तरह हमारी त्वचा या लिवर की कई कोशिकाएं भी केवल तभी विभाजित होती हैं जब चोट लगने या किसी पुरानी कोशिका के मरने के कारण नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो जो कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होना चाहती वो G1 फेज से बाहर निकलकर इस निष्क्रिय G0 चरण में चली जाती हैं। तो क्या G0 में जाने का मतलब है कि वो कोशिकाएं मर जाती हैं या काम करना बंद कर देती हैं? मृत नहीं है, ये मेटाबॉलिक रूप से पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। हमारे हृदय की कोशिकाएं जीवन भर धड़कती रहती हैं, वो अपना पूरा काम करती हैं, बस वो विभाजित होना बंद कर देती हैं। इसे आप कोशिका का एक पॉज बटन कह सकते हैं। पॉज बटन, ये बहुत सही शब्द है। हाँ, ये शरीर का ऊर्जा बचाने और संरचना को बनाए रखने का एक अद्भुत तरीका है और यहीं पर इस नियंत्रण का महत्व सामने आता है। अगर कोशिकाएं इस नियंत्रण को मानना बंद कर दें और बिना जरूरत के लगातार विभाजित होने लगें, पॉज बटन काम ही ना करे, तो उसी अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। हे भगवान, यानी कैंसर मूल रूप से कोशिका चक्र के इसी ब्रेक या पॉज बटन के फेल हो जाने का ही नतीजा है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, ये तो हो गई उन कोशिकाओं की बात जो रुक जाती हैं। जो कोशिकाएं विभाजन का निर्णय लेती हैं, वो इंटरफेस की 23 घंटे की इस लंबी तैयारी और कड़े चेक पॉइंट्स को पार करने के बाद उस नाटकीय M चरण में प्रवेश करती हैं, जहां असल बंटवारा होता है। इसे माइटोसिस या समान विभाजन कहा जाता है। और ये चरण ना बहुत ही एक्शन से भरा होता है। माइटोसिस को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब है केंद्रक यानी न्यूक्लियस का विभाजन, और फिर साइटोकाइनेसिस यानी पूरी की पूरी कोशिका का विभाजन। केंद्रक के बंटवारे को भी आसानी से समझने के लिए 4 चरणों में देखा जाता है। पहला है प्रोफेज। ऊन के धागों के एक बड़े से गुच्छे की तरह होता है। अब विभाजन के लिए उस फैले हुए गुच्छे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो शायद नामुमकिन होगा। बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप उलझे हुए लंबे धागों को खींचेंगे तो वो तो बीच से ही टूट जाएंगे। इसलिए प्रोफेज में एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया होती है जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन? हाँ, वो उलझे हुए धागे खुद को समेटना और कसना शुरू करते हैं और एक ठोस आकार ले लेते हैं। यही ठोस आकार क्रोमोसोम कहलाता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे कोई बहुत लंबे उलझे हुए धागे को लपेटकर एक साफ सुथरी गिट्टी बना ले। हाँ, सिलाई वाली गिट्टी, समझ गए। बिल्कुल। और इसी समय कोशिका के अंदर एक और बहुत बड़ी घटना होती है। कोशिका अपने अंदर मौजूद कई संरचनाओं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और यहाँ तक कि खुद केंद्रक की झिल्ली को भी गायब कर देती है। न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह टूट जाता है।
तो कोशिका असल में बंटवारे के लिए खुला मैदान तैयार कर रही है। वो अपने ही अंदर की दीवारें गिरा देती है ताकि उन क्रोमोसोम्स को बांटने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। ये तो बहुत ही तार्किक कदम है। दीवारें गिरने के बाद आता है मेटाफेज। हाँ जी, अब चूंकि केंद्रक की झिल्ली टूट चुकी है तो क्रोमोसोम पूरी कोशिका में कहीं भी फैल सकते हैं। लेकिन मेटाफेज में कोशिका एक सख्त अनुशासन दिखाती है। सारे क्रोमोसोम कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा की तरह एक कतार में आकर खड़े हो जाते हैं। इस कतार को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुर तंत्र काम करता है। स्पिंडल फाइबर, जो एक तरह की सूक्ष्म रस्सियां हैं, वो क्रोमोसोम से जुड़ जाती हैं। और वो जुड़ती कहाँ है? मैंने नोट्स में पढ़ा था कि क्रोमोसोम पर एक खास तरह का हुक या हैंडल होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। एक रस्सी दाईं ओर से आती है और इस हैंडल को पकड़ लेती है, और दूसरी रस्सी बाईं ओर से आती है और दूसरे हैंडल को पकड़ लेती है। एकदम सही। काइनेटोकोर असल में एक प्रोटीन की संरचना है जो बिल्कुल एक हैंडल की तरह काम करती है। दोनों तरफ से रस्सियां जुड़ चुकी हैं और अब तनाव बन गया है। अब आता है एनाफेज, जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो क्रोमोसोम बीच में थे, याद करें, वो फोटोकॉपी वाले क्रोमोसोम जो जुड़े हुए थे, उन्हें बीच में जोड़कर रखने वाला हिस्सा अचानक टूट जाता है। जो बहनें यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स अब तक साथ थीं, वो अलग हो जाती हैं और रस्सियां उन्हें विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगती हैं। तो जब वो ध्रुवों की ओर खिंच रही होती हैं, तो उनका आकार कैसा दिखता है? उनका हैंडल मतलब काइनेटोकोर ध्रुव की ओर होता है और उनकी भुजाएं पीछे की ओर लटक रही होती हैं, है ना? जैसे हवा में उड़ते हुए रिबन। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये सुनिश्चित करता है कि डीएनए का जो बिल्कुल समान सेट हमने एस फेज में बनाया था, वो आधा आधा दोनों तरफ बट जाए। ये बंटवारा इतना सटीक है कि दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी जेनेटिक जानकारी पहुंचती है। इसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस का अंतिम चरण, टीलोफेज। ये प्रोफेज का एकदम उल्टा है। जो क्रोमोसोम ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, वो अब अपनी वो ठोस गिट्टी वाली पहचान खोने लगते हैं और फिर से उसी धागेनुमा रूप में खुलने लगते हैं। दीवारें जो प्रोफेज में गिराई गई थीं, वो फिर से बनने लगती हैं। मतलब वो सब वापस आ जाता है? हाँ, कोशिका उन्हें सुरक्षित करने के लिए उनके चारों ओर फिर से एक नई न्यूक्लियर झिल्ली बना देती है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बाकी अंग गायब हुए थे, वो भी वापस आ जाते हैं। मतलब एक बड़े कमरे के अंदर अब दो अलग अलग बंद कमरे बन गए हैं। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। केंद्रक तो दो हो गए, पर कोशिका अभी भी एक ही है। इसलिए तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य का बंटवारा। ये प्रक्रिया जंतुओं और पौधों में काफी अलग तरीके से होती है ना? हाँ, और ये अंतर उनकी शारीरिक संरचना के कारण है। जंतु कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली बहुत लचीली होती है, इसलिए बाहर से अंदर की ओर एक खांचा या फरो बनने लगता है, जैसे किसी गुब्बारे को बीच से धागे से बांधकर कसा जा रहा हो। ये खांचा गहरा होता जाता है और अंततः कोशिका को दो हिस्सों में काट देता है। लेकिन पौधों के पास तो एक बहुत ही कठोर सेल वॉल होती है। उसे गुब्बारे की तरह ऐसे बीच से दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए पौधों की कोशिकाएं एक अलग रणनीति अपनाती हैं। वो बाहर से अंदर की ओर दबने के बजाय बिल्कुल बीच में एक नई दीवार खड़ी करना शुरू करती हैं। इसे सेल प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट बिल्कुल केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ती है जब तक कि ये मौजूदा बाहरी दीवारों से जाकर जुड़ नहीं जाती। और इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जैसे अंग भी दोनों नई कोशिकाओं में बराबर बन जाते हैं। पर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्या हो अगर, मतलब बस कल्पना करें, किसी कोशिका में न्यूक्लियस तो दो बन जाए, कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाए, लेकिन साइटोकाइनेसिस हो ही ना, कोशिका बनते ही ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रकृति में असल में होता है और इसके परिणाम बहुत रोचक होते हैं। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो एक ही कोशिका के अंदर कई सारे न्यूक्लियस जमा हो जाते हैं। इस अवस्था को सिंसीटियम कहते हैं। सिंसीटियम। इसका एक बहुत ही परिचित और स्वादिष्ट उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में है नारियल पानी। मैंने पढ़ा कि हम जब भी नारियल का वो मीठा तरल पीते हैं तो असल में हम वो सिंसीटियम ही पी रहे होते हैं, जिसे लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है। वो एक ऐसा तरल है जिसमें बिना झिल्ली के अनगिनत केंद्रक तैर रहे होते हैं, क्योंकि वहां न्यूक्लियस तो बटे लेकिन उनके चारों ओर कोशिका की दीवारें नहीं बनी। देखिए, ये जीव विज्ञान के सिद्धांतों का हमारे आसपास मौजूद होना दर्शाता है। अगर हम इस माइटोसिस के समग्र महत्व की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो काम करता है। पहला, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात को बनाए रखना।
जब एक कोशिका बढ़ती है तो उसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। एक छोटा सा न्यूक्लियस उस विशाल कोशिका को नियंत्रित नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे एक सिंगल मैनेजर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को अकेले नहीं चला सकता। तो फैक्ट्री को 2 हिस्सों में बांटना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा काम है शरीर की मरम्मत। हाँ, हमारी त्वचा की ऊपरी परत, हमारी आंतों की अंदरूनी परत और हमारे रक्त की कोशिकाएं लगातार मरती हैं और माइटोसिस के जरिए ही नई कोशिकाएं उनकी जगह लेती हैं। पौधों में तो जीवन भर जो वृद्धि होती है वो इसी माइटोसिस की देन है। सही कहा। माइटोसिस शरीर की मरम्मत कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है, वो एक जैसी सटीक प्रतियां या क्लोन बना रहा है। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। माइटोसिस सिर्फ क्लोन बना रहा है, बिल्कुल अपनी पिछली पीढ़ी की कार्बन कॉपी। अगर जीवन सिर्फ माइटोसिस पर निर्भर होता तो प्रकृति में इतनी विविधता कैसे आती, डाइवर्सिटी कहाँ से आती? अगर हर नई पीढ़ी बिल्कुल कार्बन कॉपी होती तो पूरे मानव जाति या किसी भी प्रजाति का क्या होता? एक नई बीमारी आती और हम सब एक साथ खत्म हो जाते, क्योंकि हम सब में एक ही जैसी कमजोरियां होती। क्लोनिंग से तो इवोल्यूशन या विकास संभव ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए प्रकृति ने एक दूसरी, कहीं अधिक जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया का निर्माण किया है, मियोसिस। मियोसिस? हाँ, विविधता और यौन प्रजनन के लिए प्रकृति को एक अलग तंत्र की आवश्यकता थी। जहां माइटोसिस क्रोमोसोम की संख्या को समान रखता है, वहीं मियोसिस क्रोमोसोम की संख्या को एकदम आधा कर देता है। यानी ये डिप्लॉइड कोशिका को हैप्लॉइड बना देता है, 2n को n कर देता है। ये आधा करना जरूरी क्यों है? इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके पीछे सीधा सा गणित है। यौन प्रजनन में 2 युग्मकों का विलय होता है, एक माता से और एक पिता से। अगर मियोसिस क्रोमोसोम को आधा नहीं करेगा तो 46 क्रोमोसोम वाले 2 इंसान जब प्रजनन करेंगे तो उनके बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे और उस बच्चे के बच्चे में 184। बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पूरी तरह से विनाशकारी होगा, शरीर की सारी व्यवस्था ही ढह जाएगी। इसलिए प्रजनन के लिए बनने वाली कोशिकाओं में मियोसिस के जरिए क्रोमोसोम की संख्या जानबूझकर 23 कर दी जाती है, ताकि जब वो मिलें तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के समय वापस मूल संख्या 46 बन सके। आप समझ आया। क्रोमोसोम की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखने के लिए ये आधा करना बहुत जरूरी है, और इसे हासिल करने के लिए मियोसिस एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाता है। मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन तो केवल एक बार होता है, लेकिन कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। चलिए मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की बात करते हैं, क्योंकि स्रोत सामग्री के अनुसार ये सबसे लंबा और सबसे जटिल चरण है। प्रोफेज 1 इतना जटिल है कि इसे गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 5 उपचरणों में बांटा है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेकिन इन भारी भरकम नामों में उलझने के बजाय आइए कोशिका के नजरिए से उस समस्या को समझें जो वो हल करने की कोशिश कर रही है। कोशिका के अंदर एक सूप है जिसमें क्रोमोसोम तैर रहे हैं। हमारे पास हर क्रोमोसोम का एक जोड़ीदार होता है, एक पिता से मिला है, एक माता से। इन्हें समजात या होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। विभाजन से पहले इन जोड़ीदारों को उस विशाल कोशिका में एक दूसरे को ढूंढना होता है। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। वो एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं? यही वो शुरुआती चरण है लेप्टोटीन, जहां क्रोमोसोम पहले दिखने शुरू होते हैं। फिर जाइगोटीन में एक प्रक्रिया होती है सिनैप्सिस। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे को ढूंढकर साथ आ जाते हैं और एक जटिल प्रोटीन संरचना बनाते हैं जिसे सिनैप्टोनमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप इसकी कल्पना एक जिप की तरह कर सकते हैं। दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ जिप हो जाते हैं। और वो ये जिप इसलिए बंद करते हैं ताकि वो एक दूसरे के इतने करीब आ सकें कि सबसे महत्वपूर्ण काम कर सके, क्रॉसिंग ओवर। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए कि 2 मास्टर शेफ हैं। दोनों के पास एक ही डिश, जैसे कि बिरयानी बनाने की रेसिपी है। एक रेसिपी पिता से आई है, एक माता से। दोनों रेसिपी एक जैसी हैं, लेकिन मसालों में थोड़ा अंतर है। अब ये दोनों शेफ मिलते हैं और अपनी रेसिपी के कुछ पन्ने आपस में बदल लेते हैं। तुम मेरा जीरा ले लो, मैं तुम्हारी इलायची ले लेता हूँ। जब वो वापस जाते हैं तो दोनों के पास जो रेसिपी है वो पूरी तरह से एक नई अनोखी रेसिपी बन चुकी है। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी है आपने। पैकेटीन चरण में कोशिकाओं में बिल्कुल यही होता है।
एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, जो कैंची और गोंद की तरह काम करता है। वो दोनों क्रोमोसोम के डीएनए के टुकड़ों को काटता है और एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जेनेटिक जानकारी की इसी अदला बदली के कारण माता पिता के गुण आपस में मिल जाते हैं। यही कारण है कि एक ही माता पिता के बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। डीएनए की अदला बदली के बाद वो जिप खुलने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह अलग नहीं होते। जिन जगहों पर उन्होंने डीएनए की अदला बदली की थी, वहां वो चिपके रहते हैं और एक एक्स आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे चियास्मेटा कहते हैं। ये अवस्था डिप्लोटीन कहलाती है, और नोट्स में इसके बारे में एक तथ्य था जिसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। अच्छा। आप शायद ओसाइट्स वाली बात कर रही हैं। हाँ। हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोशिका चक्र 24 घंटे का होता है, लेकिन कुछ कशेरुकी जीवों, विशेषकर मानव महिलाओं की ओसाइट्स यानी अंड कोशिकाओं में ये डिप्लोटीन चरण महीनों या वर्षों तक चल सकता है। मतलब जन्म से पहले ही कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और फिर वो एक्स आकार बनाकर सालों साल तक उसी अवस्था में रुकी रहती हैं, जब तक कि यौवन यानी प्यूबर्टी नहीं आ जाती। ये तो ऐसा है जैसे उनके लिए समय थम गया हो। बिल्कुल। ये प्रकृति का एक बहुत ही अचूक होल्डिंग मैकेनिज्म है। कोशिकाएं विभाजन के बीच में ही दशकों तक सुरक्षित रुकी रह सकती हैं। जब समय आता है तो वो अंतिम चरण डाइकाइनेसिस में जाती हैं, केंद्रक की झिल्ली टूटती है और मेटाफेज 1 शुरू होता है। यहाँ ये जोड़ीदार क्रोमोसोम कोशिका के बीच में कतार में लग जाते हैं। और फिर एनाफेज 1 आता है। लेकिन यहाँ माइटोसिस से एक बहुत बड़ा अंतर है। माइटोसिस में क्रोमोसोम बीच से टूट जाता था, लेकिन मियोसिस के एनाफेज 1 में वो बीच का हैंडल या सेंट्रोमियर नहीं टूटता, बल्कि पूरा का पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ही विपरीत दिशा में चला जाता है। एक क्रोमोसोम पूरा दाईं तरफ, दूसरा पूरा बाईं तरफ। एकदम सही पकड़ा आपने। यही वो कदम है जहां क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। टीलोफेज 1 के बाद कोशिका 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। दोनों नई कोशिकाओं में अब 46 की जगह सिर्फ 23 क्रोमोसोम हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक लॉजिकल समस्या दिख रही है मुझे। क्रोमोसोम की संख्या तो आधी हो गई, लेकिन शुरुआत में हमने हर क्रोमोसोम की फोटोकॉपी की थी ना। और चूंकि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटा, इसका मतलब है कि उन 23 क्रोमोसोम के साथ अभी भी उनकी फोटोकॉपी चिपकी हुई है। यानी कोशिकाओं के पास अब भी डीएनए की मात्रा जरूरत से दुगुनी है। कोशिका का काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही समस्या पहचानी है। कोशिका के पास अब भी एक्स्ट्रा डीएनए है। इसीलिए एक छोटे से विश्राम के बाद, जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, मियोसिस 2 शुरू होता है, और इस विश्राम में कोई नया डीएनए नहीं बनता। तो मियोसिस 2 असल में उसी अतिरिक्त डीएनए को हटाने का काम करता है। ये तो काफी हद तक साधारण माइटोसिस जैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। मियोसिस 2 पूरी तरह से माइटोसिस की तरह ही काम करता है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम फिर से बीच में आते हैं, और एनाफेज 2 में अंततः वो बीच का सेंट्रोमियर टूट जाता है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अब तक साथ थीं, वो अलग होकर विपरीत दिशाओं में चली जाती हैं। अंत में टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस के बाद हमें एक मूल कोशिका से 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं मिलती हैं। और इन चारों कोशिकाओं का डीएनए एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है उस क्रॉसिंग ओवर और अदला बदली के कारण। ये सच में एक मास्टरपीस है। अगर हम माइटोसिस और मियोसिस के बीच के अंतर को समेटें, तो माइटोसिस एक भरोसेमंद फोटोकॉपियर की तरह है, जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए एकदम सटीक प्रतियां बनाता है, जबकि मियोसिस एक इनोवेटर है, जो नियम बदलता है, डीएनए को मिलाता है और हर बार कुछ नया बनाता है। मियोसिस का यही सबसे बड़ा महत्व है। ये एक विरोधाभास लगता है। ये क्रोमोसोम की संख्या को आधा करके उसे पीढ़ियों तक संरक्षित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये एक आबादी के भीतर आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। इसी विविधता के कारण कोई प्रजाति बदलते पर्यावरण, नई बीमारियों या जलवायु परिवर्तन का सामना कर पाती है। इसी विविधता पर प्राकृतिक चयन काम करता है, जो पृथ्वी पर एवोल्यूशन का मुख्य तिंजन है। इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर के अस्तित्व से लेकर पूरी मानव जाति के भविष्य तक का सारा रहस्य इन्हीं सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन अत्यधिक जटिल प्रक्रियाओं में छिपा है। हम जो भी हैं, कोशिकाओं के इसी अनवरत और अनुशासित चक्र का ही परिणाम है। और ये अनुशासन हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक और कितना मजबूत दोनों एक साथ है। विभाजन रोककर विश्राम में चले जाते हैं, लेकिन जीवित और पूरी तरह सक्रिय रहती हैं।
एक पॉज बटन की तरह। जरा सोचिए, अगर भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इस पॉज बटन को पूरी तरह से समझना और इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित करना सीख जाए, क्या हम अपनी इच्छा से ऊतकों की कोशिकाओं को इस चरण में भेजकर उनके बूढ़े होने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं? क्या हम कोशिकाओं को अनंत काल तक युवा और स्वस्थ रख सकते हैं, बिना कैंसर जैसी अनियंत्रित वृद्धि का जोखिम उठाए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसका आधार इसी कोशिका चक्र के जीव विज्ञान में मौजूद है। इस रहस्यमय विचार के साथ आज की हमारी एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।